हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया जी सर। आज हम लोग अपने इंट्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 3 की ओर चल रहे हैं और जाते जाते लास्ट सेशन में आज जब खत्म होगा ये चैप्टर तो मैं आपको रिकैप करवाऊंगा सारा का सारा। हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स। पूरा चैप्टर जिसमें 3 सेशन लगे उसमें 5 मिनट में पूरा का पूरा रिवीजन होगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्वेश्चन बैंक हम लोग नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल्स जरा ढंग से सुने क्या है। हम लोगों ने लास्ट सेशन में जो छोड़ा था वो था कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जब प्रीवियस ईयर को ही हम लोग असेसमेंट ईयर डील कर लेते हैं। और मैंने कहा था ये 5 सिचुएशंस हैं विच आर गिवन अंडर सेक्शन 172, 174, 174 ए, 175 एंड 176। चलिए सर, 174 में 172 में क्या है? हम लोगों ने देखा था, थोड़ा बहुत मैंने हिंट दिया था आपको, काफी चीजों का हिंट दे दिया था लास्ट सेशन में। लेकिन 172 कहता है अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, उसका कोई शिपिंग बिजनेस है, और जाहिर सी बात है नॉन रेजिडेंट है तो मैंने गाना यही गाया था कि तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, अरे साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली, अरे सुबह पहली। अब गाड़ी तो है नहीं, शिप है भाई, पाँव फटते ही निकल जाओगे। ये था इसमें हिसाब किताब। तो अब इस पर गवर्नमेंट ने कहा जा रहे हो तो जाओ, लेकिन भाई साहब जो मालिक है ना, जो इस शिपिंग बिजनेस को मैनेज कर रहा है आज की रेट में, जो इंडिया से ले जा रहा है, टैक्स देते जाओ, टैक्स देते जाओ। तो मास्टर ऑफ द शिप, नॉर्मली मालिक तो घूमेगा नहीं तो उसको कहा जाता है मास्टर ऑफ द शिप। मास्टर ऑफ द शिप का ये काम होगा कि वो पूरी की पूरी इनकम की डिटेल गवर्नमेंट के सामने रखे। भैया मैं जा रहा हूं, ये पूरा लॉग बुक है, ये पूरी पैसेंजर्स की डिटेल्स हैं जिनको हम इंडिया से उठा रहे हैं, जो सामान हम इंडिया से लाद रहे हैं, ये उसका हमने टोटल रेवेन्यू अर्न किया है। गवर्नमेंट कहती है ठीक है, जा रहे हो तो हमें जितना भी तुमने लिया है पैसा उसका 7.5% हमें देते जाओ, उसका 7.5% हमें देते जाओ, जो भी अमाउंट है। तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, उसका शिपिंग बिजनेस है, और अगर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में नहीं है, अगर वो जाना चाहता है भाई कि सर जी आप हमें रोक रहे हैं, पैसेंजर सारे वेट कर रहे हैं, आप तो हमारे 3-4 दिन लगा देंगे कैलकुलेशन में, वो पैसेंजर बैठे थोड़ी रहेंगे जहाज के अंदर, हम तो उनको ले जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे ले जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्स्ट ट्राई टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स। भाई एक बात बता दूं, सरकार को बोलेगा वो शिप वाला, मास्टर ऑफ द शिप, भैया एक बात बता दूं, ये बंदा पकड़ो, ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, ये मैंने डिटेल सारी दे दी, अपना हिसाब किताब करते रहियो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा इससे ले लेना। आई एम जस्ट अपॉइंटिंग अ रिप्रेजेंटेटिव, और यू कैन से एन एजेंट टू यू, आई एम जस्ट गिविंग इट टू यू। अब आपको नाम पता सारा कुछ एजेंट का मालूम मालूम है, रिप्रेजेंटेटिव का मालूम है, अब हमें जाए दो। तो गवर्नमेंट कहेगी जाओ, पकड़ तो लिया किसी को, टैक्स डूबेगा नहीं। अच्छा, कहता है इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस विच हैज नो रिप्रेजेंटेटिव, अगर रिप्रेजेंटेटिव है तो जाओ, नहीं है तो एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम कैरिंग पैसेंजर, लाइव स्टॉक, मेल और गुड्स, कुछ भी ले जा रहे हो, चाहे माल लाद कर ले जा रहे हो, चाहे मेल्स लेकर के जा रहे हो, मेल्स मतलब आदमी नहीं, मेल का मतलब डाक, और अब चाहे कुछ इंसानों को ले जा रहे हो, एट अ पोर्ट इन इंडिया, इंडिया के पोर्ट से विल बी टैक्स्ड, उसी साल टैक्स लग जाएगा जिस साल आप ऐसा कमाएंगे। यस सर। अच्छा, कितना कितना टैक्स लग जाएगा? जितनी भी इनकम आपने अर्न की होगी उसका 7.5% हम आपकी इनकम मान लेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि 7.5% टैक्स लग जाएगा, मींस अगर वो 100 रुपए कमा कर जा रहा है तो इसका 7.5% यानी 7.5 रुपए, दैट वुड बी डीम्ड इनकम, और इस इनकम पर टैक्स रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टैक्स। क्या प्रॉब्लम है? तो कहता है 7.5% ऑफ द अमाउंट पेड और पेबल ऑन अकाउंट ऑफ सच कैरिज
will be deemed to be the income. Such a ship will be allowed to leave the port if the tax on such income has been paid or alternative arrangement to pay the taxes are made. That's it. हो गया काम. चला जाए आगे. सेक्शन 172 इज ओवर. याद रखेंगे ये नॉन रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस है. गॉट इट? यस सर. सेक्शन 174 की बात करते हैं. 172 इज ओवर. असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया. असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया. कोई भी पर्सन जो इंडिया छोड़ रहा है बिजनेस करने के लिए आउटसाइड इंडिया में, जॉब करने के लिए आउटसाइड इंडिया में, एंड देयर इज नो एनी होप दैट ही विल रिटर्न बैक टू इंडिया. ये आप कह सकते हैं he'll do his business outside India or he just want to shift from India to outside India. He just want to he is living India for the purpose of getting a job outside India or for the purpose of employment, whatever the case it is. Means now cannot we are not having any hope that he'll back to India. और कब आएगा मालूम नहीं. हो सकता है 2 दिन बाद आ जाए, हो सकता है 2 साल में ना आए. वो छोड़ रहा है, इंडिया छोड़ रहा है, तो भैया जा रहे हो टैक्स देते जाओ. अच्छा, गवर्नमेंट कहेगी टैक्स दे दो, वो कैलकुलेट करेगा. अरे भाई मान लो वो आजादी के दिन यहां से जा रहा है, 15 अगस्त 2022 को जा रहा है, मान लेते हैं. तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 15 अगस्त 2022 14 करने जितना भी वो कमाया है वो उसी साल टैक्स दे करके जाएगा. 22 23 ये प्रीवियस ईयर है और इसका असेसमेंट ईयर भी 22 23 होगा. आप ये नहीं कह सकते दैट देयर इज एन ऑप्शन विद हिम टू पे द टैक्स इन असेसमेंट ईयर. ना बाबा ना, आप इसी साल इंडिया छोड़ रहे हो, टैक्स दे करके जाओ. आगे का हिसाब किताब कोई मतलब नहीं रहेगा. When it appears to the assessing officer, जब असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई इंडिविजुअल इंडिया छोड़ सकता है इस साल और shortly after its expiry and that he has no intention of returning to India, the total income of such individual for the period from the expiry of the previous year up to the probable date of departure shall be chargeable to tax in the same year. Okay, the income shall be chargeable to tax at the rate or rates in force, no issue at all, but separate assessment shall be made in respect of each such completed previous year. छोड़ देते हैं, ये अभी आपने नहीं समझा है तो बस इतना याद रखो कि जब आप जा रहे हो तो अपना सारा हिसाब किताब निपटा करके जाओ. अच्छा जी, हो गया. सेक्शन 172 हो गया, सेक्शन 174 हो गया. सेक्शन 174A कहता है कि अगर कोई एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, नाम मैंने बताया था AOP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, शॉर्ट में मैंने बताया था BOI, ARP आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनकी अगर मैं बात करूं और अगर इनका फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए या एक पर्टिकुलर इवेंट के कंप्लीशन के लिए हुआ था, यानी AOP BOI 2 लोग आपस में मिले, 10 लोग आपस में मिले फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. इफ दे आर जस्ट डूइंग सो देन इन दैट केस कहा गया कि जब आप ऐसा ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेते हो ना तो उसी साल तक सारा टैक्स दे करके खत्म करो. Where it appears to the assessing officer that AOP or BOI or AJP formed or established or incorporated for a particular event or purpose or is likely to be dissolved in the assessment in which the association or BOI, ठीक है, जिस साल ऐसा फॉर्म किया गया था, the total income of such association or फलाना and डिमाका for the period from the expiry of the previous year for the assessment year up to the date of its dissolution shall be chargeable to tax in the same year. And the provision of section 174 shall apply. That's it. कुछ भी नहीं है, जैसा कि पर्सन लिविंग इंडिया कर रहे थे वैसा ही यहाँ पर करेंगे. मीन्स मान लो किसी का बिजनेस बंद हो गया 15 अगस्त 2021 को, तो 1 अप्रैल 2021 टू 15 अगस्त 2021 तक का यही इसका प्रीवियस ईयर है और यही इसका असेसमेंट ईयर होगा. यानी प्रीवियस ईयर भी 21 22
और असेसमेंट ईयर भी 21-22 तो 22-23 नहीं होगा, सेम प्रीवियस ईयर और सेम असेसमेंट ईयर, क्योंकि इस दिन ये बिजनेस डिसॉल्व हो गया या लिक्विडेट हो गया या खत्म हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट देखे। पहला, अगर किसी नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस है सेक्शन 172, उसमें 7.5% मैंने बताया। उसके बाद मैंने बताया आपको सेक्शन 174, अगर कोई इंडिया छोड़ना चाहता है इंडिविजुअल, तो कोई पर्सन, ठीक। और तीसरा मैंने बताया कि भाई आपका बिजनेस बंद हो रहा है, हिसाब किताब करते जाओ। अब तक मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। पहला कि अगर कोई सेक्शन 172 में नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस करता है तो 7.5% के हिसाब से। दूसरा मैंने बताया अगर कोई इंडिया छोड़ना चाहता है, छोड़ ही रहा है और असेसिंग ऑफिसर को अपीयर हो रहा है, डिसअपीयर नहीं, अपीयर हो रहा है, सेक्शन 174 ए, कि अगर कोई एओपी, बीओआई या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन एक टाइम फ्रेम के लिए, एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए फॉर्म किया गया था, अब वो फ्रेम खत्म हो गया, टाइम फ्रेम या पर्टिकुलर इवेंट कंप्लीट हो गया, तो आज तक का जितना हिसाब किताब है ना, करते जाओ, डन डना डन डन करो, सोचना ना को। अच्छा, सेक्शन 175, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। सर आपने जब हम लोग को शुरू में फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था ना, आपने कहा था हम लोग बड़े सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, सेक्शन 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे। हाँ, बहुत ही सिस्टमेटिक कर रहे हैं। ये सेक्शन ना 4 ही है आपका, सेक्शन नंबर 3 है ये। सेक्शन नंबर 3 क्या था? प्रीवियस ईयर। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या है? प्रीवियस ईयर के एक्सेप्शन है, तो मजबूरी है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो सेक्शन 175 कहता है कि भैया अगर कोई बंदा किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है और उसका पर्पस ये है कि सरकार को चूना लगाओ, सरकार को चूना लगाओ, बेवकूफ बनाओ, यानी द मेन इंटेंशन ऑफ द ट्रांसफरिंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी वाज बेसिकली टू अवॉइड द टैक्स, बेसिकली टू इवेड द टैक्स। यहां मेन पर्पस था एसएससी का कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दो, सरकार को चूना लगाएंगे। If such type of intention of the SSC is there and if it appears to the assessing officer again, then भैया तू टैक्स चोरी करने जा रहा है, हमें पता चल गया, अब हम अगले साल तक तुम्हारे इस ट्रांजैक्शन पर टैक्स लेने के लिए वेट नहीं करेंगे, असेसमेंट ईयर का अब भी के अब भी निपटाओ। पता चल गया, अब भी के अब भी निपटाओ, यानी अगर कोई एसएससी का इंटेंशन ये है कि किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करके उसका टैक्स इवेड कर ले, यानी टैक्स चोरी कर ले, या टैक्स अवॉइड कर ले, यानी कुछ ऐसा टेक्निक निकाले जिससे कि टैक्स ना लगे, देन इन दैट केस अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है तो उस ट्रांजैक्शन पर उसी प्रीवियस ईयर में जिस साल ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है, सेम प्रीवियस ईयर में उस पर टैक्स भी इंपोज कर दे, ना कि असेसमेंट ईयर में उसकी असेसमेंट का वेट करे। क्लियर है? अच्छा, सेक्शन 176 डिसकंटिन्यूड बिजनेस। सर आपने अभी तो बताया था ना 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 ना, वो मैंने एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन के बारे में बताया था, जब उनका फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन एक पर्टिकुलर पर्पस, इवेंट या टाइम फ्रेम के लिए हुआ था। वी वेयर नॉट क्लोजिंग डाउन द बिजनेस, वी हैव स्टार्टेड द बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। हियर अ बिजनेस वाज रनिंग प्रॉपर्ली, दैट बिजनेस वाज नॉट incorporated or formed for a particular event or for a particular time frame. Now this business is discontinued by the SSC. जो SSC बिजनेस कर रहा था, बिजनेस खुलते हैं और बिजनेस बंद होते हैं, बिजनेस खुलते हैं और बिजनेस बंद होते हैं। तो अगर बिजनेस कोई बंद हो रहा है, मेरी बात समझे, तो हो सकता है एसएससी है, बंद कर रहा है, कल दूसरा बिजनेस करेगा, कल परसों तीसरा बिजनेस करेगा, दैट इज अप टू देम। तो यहां पर असेसिंग ऑफिसर को कहा गया है भाई ये ऑप्शन है, मे एड द डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर
यहाँ पर कंपल्शन नहीं है। ऊपर के जो 4 केसेस देखे थे, दैट वाज कंपल्सरी टू चार्ज द टैक्स इन द सेम प्रीवियस ईयर, बट हियर अंडर द फिफ्थ कैटेगरी वेयर द बिजनेस इज टू बी डिसकंटिन्यूड बाय द एसएससी, नाउ दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर अवेलेबल टू द असेसिंग ऑफिसर टू चार्ज द अमाउंट ऑफ टैक्स इन द सेम ईयर इन विच द बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड। नाउ दैट इज एन ऑप्शन विच इज गिवन। दिस इज अ डिस्क्रिशनरी पावर, स्वैच्छिक अधिकार है इस असेसिंग ऑफिसर का कि सेम बिजनेस के बंद होने पर उसी साल वहां तक का टैक्स लगा देना। ऐसा जरूरी भी नहीं है, कंपल्शन नहीं है। डिसकंटिन्यूएंस डिनोट्स द सेसेशन ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस को बंद करना या प्रोफेशन को बंद करना। देयर कैन बी नो डिसकंटिन्यूएंस व्हेन अ बिजनेस और प्रोफेशन इज सोल्ड टू अनदर, हाउएवर व्हेन अ बिजनेस इज ब्रोकन इनटू सेवरल यूनिट एंड इज डिवाइडेड एंड कैरिड ऑन बाय इट्स फॉर्मर ओनर्स, देयर शुड बी डिसकंटिन्यूएंस। होता क्या है, बिजनेस डिसकंटिन्यूएंस का काफी सारे तरीके होते हैं। मेरा बिजनेस चल रहा था, मैंने किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, तो डिसकंटिन्यूएंस नहीं है। मेरा बिजनेस चल रहा था, मैंने किसी को दूसरा ट्रांसफर कर दिया, तो असेसिंग ऑफिसर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, एक का बंद हुआ दूसरे का स्टार्ट हो गया, मैंने अपने बिजनेस को बेच दिया, ठीक है, वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। इसी तरह वेयर एनी बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड इन एनी असेसमेंट ईयर, द इनकम ऑफ द पीरियड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस ईयर टिल द डेट of discontinuance may at the discretion of the AO to charge tax in the same year. Any person discontinuing a business or profession shall give to the assessing officer notice of such discontinuance। तो जो बंदा बिजनेस बंद कर रहा है, ऐसा नहीं उसका पर्पस टैक्स चोरी का नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है ऐसा कुछ कर रहा हो, लेकिन अगर कोई बिजनेस बंद कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस चीज की इत्तला देगा, इंफॉर्मेशन देगा, सूचना प्रदान करेगा, भैया मैं बिजनेस डिसकंटिन्यू करने जा रहा हूँ। 15 दिन पहले कम से कम उसके इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देगा, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। टोटल इनकम ऑफ द ईच कंप्लीटेड ईयर और पार्ट ऑफ द, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन ये एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ कंपल्शन नहीं है। इफ अ बिजनेस इज डिसकंटिन्यूज 14th of August, then the income from the 1st April to the 14th August may be assessed in the previous year and then tax shall be charged at the rates applicable to the advance tax। ठीक है, 4 में तो मैंडेटरी था, लेकिन 5वां जो मैंने बताया वहां पर ऑप्शंस है, हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा। अगर मैं अब बोलूं आपको कि हमने कौन कौन से सेक्शन पढ़े, सेक्शन 172, 174, 174A, 175 एंड 176। 172 मैंने देखा था, हम लोगों ने देखा था कि नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस, पर्सन लिविंग इंडिया, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ये दोनों साथ ही लिख दे रहे हैं। बिजनेस डिसकंटिन्यू करना और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू एवेड टैक्स। दैट्स इट, ये सारे सेक्शंस हम लोगों ने देख लिए। इन चार केसेस में कंपल्शन था, इसमें ऑप्शनल है कि उस साल का टैक्स उसी साल लगा दिया जाए। दैट्स इट, हो गया, मजा आया, सिंपल था। यस सर, सिंपल तो था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं आज के आखिरी सवाल पर, मतलब टॉपिक पर। इसके बाद आपका ये चैप्टर डंडना डंडन। सर ये तो बहुत छोटा है, छोटा सा टॉपिक है, सेक्शन 5 बस इतना सा है। देखन में छोटा न लगे, घाव करे गौतम गंभीर, घाव करे गंभीर। देखते हैं क्या है सेक्शन 5। स्कोप ऑफ टोटल इनकम। पहले इसकी हम कहानी समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसको बहुत ही लाइटली लिया जाता है और इसको ना के बराबर पढ़ाया जाता है या बहुत ही हल्के में पढ़ा करके छोड़ दिया जाता है। इसका जो इंपॉर्टेंस है, अब मैं आपको बताऊं कहां तक जाता है। अगर आपके सामने कोई अफ्रीकन आता है, आपके सामने खड़ा है अफ्रीकन, अब दिखाई तो रात में आएगा तो नहीं दिखाई देगा, तो अगर
कोई अफ्रीकन आया, अमेरिकन आपके सामने आया, तो वो कहता है मेरी सैलरी पर टैक्स लगेगा क्या इंडिया में? आप कहोगे नहीं नहीं, ऐसे कैसे कह दोगे नहीं नहीं? आप कौन होते हो ऐसे कहने वाले? नहीं नहीं भाई, पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटसशिप देखते हैं। क्या देखते हैं? बताया था लास्ट सेशन में, मैंने ये कहा था इनकम टैक्स जब भी लगता है सिटीजनशिप के बेसिस पर नहीं लगता। बहुत कम ऐसे सेक्शन मिलेंगे जो सिटीजनशिप के बेसिस पर टैक्स लगाते हैं। कुछ कुछ अमेंडमेंट आते हैं, एक आया है, देखा जाएगा, लेकिन आप इसको भूल जाइए। आप बस इतना याद रखिए कि जो इनकम टैक्स लगता है इंडिया में वो रेजिडेंशियल स्टेटसशिप के हिसाब से लगता है। अगर अमेरिकन इंडिया में रहता है तो इंडिया में टैक्स ले देगा वो, अगर अमेरिकन अपने ही देश में रहता है तो भैया वहां के हो, तुम वहां जाओ। कहने का मतलब ये हुआ, इसका जो जिस्ट है वो ऐसे याद रखें कि ये इंडिया है। अगर इंडिया, अब मुझे मैप पूरा बनाना आता नहीं, ये याद रखेंगे, जो आता था मैंने बना दिया। अगर कोई इंडिया में इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके, किसका यूज करके? जल थल मींस वाटर हो गया, सरफेस हो गया और एयर हो गया, उनका यूज करते हुए, इंडियन रिसोर्सेज का यूज करते हुए कुछ भी कमाएगा या कमाने की कैपेसिटी रखेगा तो वहां पर उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब वो चाहे इंडियन हो चाहे वो इंडियन ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी बंदा जो इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके कुछ भी कमाएगा तो वहां पर टैक्स लगेगा, इंडिया में टैक्स लग जाएगा। ये डिपेंड करता है फिर कि किसी पर्सन की क्या रेजिडेंशियल स्टेटसशिप रही इंडिया में। मैंने आपको बताया था स्टेटसशिप इंडिया में 3 तरीके की हो सकती हैं। रेजिडेंशियल स्टेटसशिप की अगर बात करें, जो कि हम लोग सेक्शन 6 में देखेंगे और वो इस चैप्टर के खत्म होने के बाद स्टार्ट होगा। उसमें बताया जाएगा रेजिडेंशियल स्टेटसशिप में कि 2 तरह की रेजिडेंशियल स्टेटसशिप होती है, या तो रेजिडेंट होता है और या तो प्रेसिडेंट होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, नॉन रेजिडेंट होता है। या तो रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा। अगर वो रेजिडेंट होगा तो या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, आरओआर, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये ऑप्शंस आते हैं। इन टोटालिटी यू कैन से दे आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेटसशिप: आरओआर, आरएनओआर एंड एनआर। दैट्स इट। अब इनको तो हम देखेंगे सेक्शन 6 में, लेकिन मैं यहां पर चूंकि सेक्शन 5 पढ़ाने जा रहा हूं तो आपको एक मोटा मोटी चीज बता दूं। ये वो बंदा है जो इंडिया में ढेर सारे दिन रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। ये वो रहता है जो बहुत कम रहता है इंडिया में, बहुत कम। ये सबसे ज्यादा या हमेशा यहीं रहता है या बहुत ज्यादा रहता है। ये ना के बराबर रहता है या बहुत कम रहता है। ये इन दोनों के बीच की कड़ी है। ठीक है, इतना बस समझ में आए। इंडिया में रहना, इंडिया में रिजाइड करना। अब ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आरओआर का मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। दैट्स इट। ये बहुत कम रहता है, ये बहुत ज्यादा रहता है, ये बीच का हिस्सा है। ना तो बहुत ज्यादा रहता है ना तो बहुत कम रहता है। ठीक है, वो देखा जाएगा सेक्शन 6 में। अब फिर आगे बढ़ते हैं। कहा गया अगर कोई इनकम होती है, अगर कोई इनकम होती है तो या तो, मेरी बात ढंग से समझेंगे, इनकम, या तो वो इनकम इन इंडिया एक्रू होती है। एक्रू मतलब पैदा होती है। अगर कोई यहाँ नौकरी करता है तो इनकम यहीं से पैदा हो रही है। मान लो कोई विदेशी आया या इंडिया में नौकरी कर रहा है तो इसका मतलब इंडिया से उसकी इनकम पैदा हो रही है। अब वो पैसा अपने देश में ले जाए तो रिसीट कहीं भी करे, रिसीट ऑफ इनकम, ये दूसरा होता है। यानी कि अगर आपकी इंडिया से कोई इनकम है, या तो आप इंडिया में वो इनकम पैदा हो, एक्रू हो, अराइज हो, या तो इंडिया में वो इनकम रिसीट हो, या तो एक्रू हो इंडिया में कहीं भी ले जाओ, या तो कमाओ कहीं भी इंडिया में रिसीव करो। मेरी बात ढंग से समझना।
या तो एक्रू करो इंडिया में, रिसीट कहीं भी करो, इंडिया आउटसाइड इंडिया कोई फर्क नहीं पड़ता, कमाओ कहीं भी लेकिन उसकी रिसीट इंडिया में करो, तो ये पॉइंट आएगा। तो अगर इन इंडिया ड्यू है किसी की भी इनकम तो टैक्स लग जाएगा। किसी की भी इनकम अगर इन इंडिया रिसीट होती है, कमाया उसने किसी भी देश में हो, कमाया उसने किसी भी देश में हो, रिसीट उसने यहां किया, तो भैया लगा दो ना टैक्स। तो एक्रू या रिसीट बेसिस, मेरी बात ढंग से समझेंगे। अगर आउटसाइड इंडिया की बात करेंगे सेम यही चीज, लेकिन यहां थोड़ा डिफरेंस आएगा, वो हम अभी आपको साथ शेयर करेंगे। चला जाए तो इनकम जो होती है या तो वो इंडिया में, ये इन इंडिया, या तो इनकम आउटसाइड इंडिया। इनकम इंडिया में एक्रू होती हो इन इंडिया, इनकम रिसीट होती हो इन इंडिया। अगर ये सिचुएशन है तो देखो ना, मैंने यहां पर छूट गया एक यस लिखना। ओके ग्रेट, यहां आप लिख देंगे यश, यश और यश, ठीक है ना, तीनों, कुछ भी नहीं छोड़ा है। किसी भी केस में कोई भी बंदा हो, अगर उसकी इनकम इंडिया में एक्रू हुई है तो भैया तीनों पे टैक्स लगाओ। अगर उसकी इनकम इंडिया में रिसीट हुई है, एक्रू नहीं हुई, रिसीट हुई है, तो तीनों में टैक्स लगाओ। लेकिन मैंने ये आधा बताया, पूरा नहीं बताया। मैं अब इसको पूरा पढ़ूं। इनकम एक्रू और अराइज, ठीक है, और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। जो ये वर्ड है ना, डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, इसके लिए हम लोगों को सेक्शन 9 देखना पड़ेगा। कौन सा? अच्छा, दूसरा, इनकम रिसीट और डीम्ड टू रिसीट इन इंडिया। ओके, तो ये डीम्ड टू रिसीट के लिए हम लोग को सेक्शन 7 देखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि सेक्शन 1 हम लोगों ने देखा था, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, अप्लाइड थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 2 में हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखी थी, दैट वाज सेक्शन 2 क्लॉज 31। पर्सन की डेफिनेशन 7 तरह से बताया गया था, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, दैट्स इट। यही तो बताया था सेक्शन 231 में। और उसके बाद सेक्शन 3 बताया था प्रीवियस ईयर डिफाइंड। प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। सेक्शन 4 मैंने बताया था चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स में मैंने बताया था 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, सबको जोड़ लो, ग्रॉस टोटल इनकम हो गई। ग्रॉस टोटल इनकम में दूसरे की इनकम अगर मेरे में टैक्स एसेसिबल होती है उसको भी ऐड कर लो, टोटल इनकम आ गई, ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से डिडक्शन दे देते हैं, सेक्शन 80C टू 80U हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाती है, टैक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो टैक्स आ जाता है, दैट्स इट। उसमें से उसमें हम लोग इंटरेस्ट और पेनल्टी ऐड कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे, टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स। यही तो बताया था, इसमें एक दो पॉइंट और प्लस माइनस होते हैं, वो मैंने अभी नहीं बताया। अच्छा, सेक्शन 4 इज ओवर। सेक्शन 5 मैंने बताया, अभी तो हम लोग वही पढ़ रहे हैं, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, लेकिन बीच में हम लोगों ने एक और चीज देखी, प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्स ना लग करके उसी प्रीवियस ईयर को असेसमेंट ईयर मान लिया जाता है। 5 पॉइंट्स बताए थे। सेक्शन 172 बताया था कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस है तो 7.5% के हिसाब से इनकम मान ली जाती है। इसके अलावा मैंने बताया सेक्शन 74 कि अगर कोई पर्सन लिविंग इन इंडिया, अगर कोई बंदा इंडिया छोड़ रहा है जॉब के लिए, बिजनेस करने के लिए, अब उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। तीसरा मैंने बताया 174A, अगर कोई एओपी है, बीओआई है, लोकल आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, वो पर्टिकुलर फ्रेम या इवेंट के लिए इनकॉर्पोरेट या फॉर्म हुए थे। उसके बाद मैंने बताया कि अगर कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है 176 में, और यहाँ ऑप्शन था असेसिंग ऑफिसर के ऊपर, और बीच में जो था एक और था ना, अगर कोई आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं टैक्स इवेजन करने के लिए, सेक्शन 175।
तो ये हमने बताया था एक्सेप्शन टू द प्रीवियस ईयर। देखो ना, मैंने कहा था ना आज शुरू में आते ही कि 5 से 10 मिनट में पूरा रिवीजन होगा, तो रिवीजन हो गया पूरा, 5 मिनट भी नहीं लगा। और 3 सेशन कहा गया। कितने? 3। अभी तो ये चल रहा है भाई, सेक्शन 5। इसमें कहता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। होता क्या है, जब किसी से पूछा जाता है, मैं फिर बार बार वापस आकर पढ़ाने से क्या होता है कि आप कड़ियों को जोड़ लेते हैं। जैसे अब मैं बोलूं, कोई अफ्रीकन आपके सामने आया, अमेरिकन आपके सामने आया, कहता है मेरी सैलरी इनकम है, मैंने अमेरिका में कमाई, इंडिया में लगेगा क्या टैक्स? अब मैं तुरंत सैलरी चैप्टर ओपन करूं, क्योंकि 5 हेड्स होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, में तुरंत सैलरी चैप्टर खोलूंगा, पलटूंगा? नहीं 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 नहीं, सीधे सेक्शन 5 देख लियो। इतना इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, इसका इंपॉर्टेंस समझो। अगर कोई बंदा आता है, इंडिया का है, कहता है मेरा बिजनेस है ना अमेरिका में है, अब इंडियन है लेकिन बिजनेस कहाँ है? अमेरिका में। वो कहता है टैक्स लगेगा क्या इंडिया में? तो सीधे पीजीबीपी चैप्टर खोलो ना 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 ना, ऐसा काम ना करो, सीधे सेक्शन 5 देख लो, बात खत्म हो गई। पहले सेक्शन 6 के हिसाब से उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देख लो, और जो रेजिडेंशियल स्टेटस है यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो सेक्शन 5 में, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, तो कोई भी बंदा कहीं का भी हो तो और कुछ भी कमाए, तो आप वो रेस्पेक्टिव हेड ना देख करके आप सीधे सेक्शन 5 देख लो, उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस देखो, उसके बाद सेक्शन 5 देख लो, आपका आंसर आपके सामने आ गया। अब समझ में आया इस सेक्शन 5 का क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने कहा इनकम, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। अब ये जो वर्ड है डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, हम लोग किस सेक्शन में देखेंगे? ये है सेक्शन 6, 7, 8, 9। तो 9 में देखेंगे डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। बोलो ना। ये हम लोग सेक्शन 9 में देखेंगे। अच्छा, ये हम लोग अभी देख रहे हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। देखो ना, ये स्कोप का मतलब ये हुआ कौन कौन सी ऐसी इनकम है, स्कोप का मतलब कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो इसको अपने में मिला ले। अच्छा, सेक्शन 6 मैंने पहले ही बता दिया आपको, रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताता है। और सेक्शन 7 इनकम रिसीट और डीम्ड टू बी रिसीट इन इंडिया। ओके, और इन इंडिया वर्ड यहां नहीं है, डीम्ड टू बी रिसीट, इनकम डीम्ड टू बी रिसीट। और सेक्शन 8 है आपका डिविडेंड इनकम। बताओ, इतने सेक्शन है और सारे के सारे आपके 9 सेक्शन तक लाइन से हो रहे हैं। वापस आए, अब ये क्लियर हुआ कि अगर कोई इनकम इन इंडिया ड्यू है, इन इंडिया रिसीट है, तो सारी इनकम टैक्सेबल होती है, चाहे एसएससी कहीं का, गाली नहीं दे रहा हूं, कहीं अलग है का अलग है, तो एसएससी कहीं का भी हो, इंडिया का हो या बाहर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, सारी इनकम पर टैक्स लगा दो। इनकम रिसीट और डीम टू बी रिसीट इन इंडिया, सारी इनकम पर टैक्स लगा दो बिना कोई भेदभाव किए। ओके, आते हैं आउटसाइड इंडिया। एक वर्ड और है जो आपको समझना जरूरी है, ये रिसीट वर्ड का होता क्या है। रिसीट का मतलब जो आप समझते हैं यहाँ वो मतलब नहीं है, हर चीज में खुरपेच की गई है। हमको ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज भैया, बड़े काम की चीज। तो ये रिसीट वाला भी यही बोल रहा है कि हमको ऐसा वैसा ना समझो। आप जो मीनिंग समझ रहे हो ना, रिसीट मतलब प्राप्त करना ना, ठेंगा। अगर कोई बंदा यूएस में काम करता है और इंडिया का है, अब यूएस में काम करता है, इंडिया का है, उसने अपने मालिक से बोला मालिक सैलरी दो, मालिक ने उसको 10,000 $1,000 दिया, चलो कहाँ छोटा मोटा आदमी, $10,000 दिए, उसने कहा लो। उसने क्या किया, यूएस के बैंक में ट्रांसफर किया, फिर उसके बाद उसने इंडिया में भेज दिया। अब कितना भेजा इंडिया में? $2,000। बताओ इंडिया में कितना रिसीट हुआ? ठेंगा। इंडिया में कुछ अमाउंट रिसीट नहीं हुआ सर, आया तो $2,000। ये रेमिटेंस कहा जाता है। These are the remittances and not the receipt of income in India. रिसीट कब होती?
अगर $10,000 उसको मालिक से मिलता, मालिक से वो कहता मालिक देखो आप हमें यहाँ दोगे, हम फिर इंडिया भेजेंगे, आप एक काम करो $8,000 हमको यहाँ यूएस में दे दो, $2,000 मेरे घर के खाते में ट्रांसफर कर दो इंडिया में। तो ये $2,000 डायरेक्टली फर्स्ट टाइम इंडिया में रिसीट हुआ। Instead of receiving by that particular employee in outside India, he is receiving that amount of income directly in India first time. That is the receipt of income. ये आपकी कहलाती है रिसीट। ऊपर वाला था वो सेंड ऑफ इनकम, सेंडिंग ऑफ द इनकम, वो सेंड किया गया था इनकम, पहले ले लिया था फिर सेंड किया, उसको हम लोग रेमिटेंसेस का नाम देते हैं। While here the second one case, it is a case of the receipt. कितना? $2,000. Is it clear? तो इंडिया में कितना रिसीट हुआ? $2,000 सेकंड केस में, फर्स्ट केस में कितना? 0। दोनों में फर्क समझेंगे? यस सर। तो हम लोग यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? देखो ना, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं रिसीट्स की। तो इनकम accrue or arise or deemed to accrue or arise in India shall be charged to tax in all the three cases. Income receipt or deemed to be receipt in India shall be charged to tax in all the three cases. Now moving ahead for outside India. अब outside India अगर कोई इनकम है और वो इनकम आउटसाइड इंडिया एक्रू हो रही है, वहां डीम नहीं होता, एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, अगर कोई आपकी इनकम आउटसाइड इंडिया एक्रू और अराइज हो रही है तो अब आते हैं आउटसाइड इंडिया की बात करते हैं। मैं फिर बोलता हूं, अगर आपकी कोई इनकम आउटसाइड इंडिया है वो एक्रू और अराइज हो रही है, उसको आप ऐसे बांट लें, ये पीजीबीपी एंड अदर्स। अदर्स का मतलब सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, अदर सोर्सेस हो गया, अदर इनकम आउटसाइड इंडिया। पीजीबीपी को दो पार्ट में तोड़ दें, इन सब के लिए एक सिस्टम लगेगा, किन के लिए? और इसके लिए अलग सिस्टम लगेगा। बस मुझे पीजीबीपी को दो पार्ट में तोड़ करके आपको बता देना है। होप सो बिल्कुल चीजें समझ में आ रही हैं, क्रिस्टल क्लियर। हमें नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी कहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, खूब मजे आने वाले हैं, आज नहीं आगे भी खूब मजे आएंगे। दर हर सेक्शन में दर दर की ठोकरें नहीं, हर सेक्शन में काम मजा आएगा। क्या कहता है जरा इसकी बात करते हैं। अगर कोई इनकम आउटसाइड इंडिया है तो आउटसाइड इनकम को दो पार्ट में तोड़ दो। पीजीबीपी है क्या, इधर रखो थोड़ा, बाकी है क्या, उधर रखो। अगर पीजीबीपी है तो दो चीजें होंगी, अगर ये इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया है सारी की सारी, लेकिन इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, लेकिन बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज set up in India. Okay. If not, तो पीजीबीपी यहां आ जाएगा। बात समझ में आई? सिंपल है। अगर बिजनेस इज कंट्रोल्ड इन इंडिया, प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया, तो भैया ये ROR और RNOR के केस में, क्योंकि ये लोग इंडिया में कुछ ज्यादा ही रहते हैं, टैक्स लगा दो, NR के केस में टैक्स मत लगाना। और इस केस में यहां अगर कोई आता है तो यहां टैक्स लगेगा, यहां टैक्स नहीं लगेगा। बात करते जरा देखो, नहीं समझ में आया, इसको देखो ज्यादा समझ में आएगा। अगर इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया है लेकिन बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है तो दो में टैक्स लगेगा, तीसरे पर नहीं लगेगा, NR वाले केस में। और कोई दूसरी इनकम है
दूसरी इनकम वही सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर्स और ऐसी पीजीबीपी की इनकम जहां पर बिजनेस इंडिया में सेटअप नहीं है, प्रोफेशन सेटअप नहीं है, तो उस केस में शुरू की केवल पहली इनकम पर टैक्स लगेगा, बाकी दोनों पर टैक्स नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? ये चार्ट बिल्कुल रट्टा मार लिया, समझ में आ गया। अगर मैं इस सेक्शन 5 को बोलूं, सबसे पहले इनकम in India, income accrue or arise or deemed to accrue or arise in India shall be charged to tax in all the three cases. Income receipt or deemed to be receipt in India shall be charged to tax in all the three cases. Outside India, income accrue or income accrue or arise outside India, but if business is controlled or profession is set up in India, shall be charged to tax only in these first two cases. If any other income, then only in the first case shall be charged to tax. That's it. खत्म हो गया पूरा पूरा का पूरा हो गया। अब इस पर हमें न्यूमेरिकल करने हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन बैंक नहीं करनी है। इन द वेरी नेक्स्ट सेशन विल ट्राई टू स्टार्ट आस्क क्वेश्चन बैंक। लेकिन जाते जाते एक नया सेक्शन आया है, सेक्शन 229 ए। इसमें इसको लाने के पीछे जो पर्पस है वो चूंकि आप मैक्सिमम लोगों के काम का नहीं है। ये जब हम लोग डीटीएए पढ़ेंगे, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, क्योंकि इनकम टैक्स में दो तीन जगहों पर ये वर्ड मेंशन था, लायबल टू टैक्स, लायबल टू टैक्स, लायबल टू टैक्स। तो लायबल टू टैक्स को डिफाइन कर दिया गया। अब तक ये डिफाइंड नहीं था, अब तक ये वर्ड डिफाइंड नहीं था, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लायबल टू टैक्स। तो कहा गया लायबल टू टैक्स इन रिलेशन टू अ पर्सन and with reference to a country means that there is an income tax liability on such a person under the tax law of that country for the income being in for the time being in force and shall include a person who has subsequently been exempted from such liability under the law of that country। ठीक है, लाइबल टू टैक्स का मतलब है कोई भी बंदा जो जिस कंट्री में रहता है उस कंट्री के टैक्स लॉस के हिसाब से टैक्स देने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और इसमें ऐसा बंदा भी शामिल है जिसको टाइम बिंग इन फोर्स एग्जेम्प्ट कर दिया था किसी इनकम टैक्स लायबिलिटी से, पेमेंट करने के लिए माफ कर दिया गया था, तो उसको भी लायबल टू टैक्स बोला जाएगा। दैट्स इट। और इसका मैंने आपको केवल रेफरेंस दे दिया है, अदरवाइज इसको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया था, अब इसको डिफाइन कर दिया गया है प्रॉपर्ली। जब इसकी जरूरत होगी जहां जहां डीटीएए वगैरह में, तो वहां पर हम इसको बताएंगे। दैट्स इट। इसके अलावा आपको इसके में कुछ भी नहीं याद रखना। तो चूंकि एक अमेंडमेंट था सेक्शन 2 में था, तो मुझे यहाँ इनकॉर्पोरेट करना जरूरी था। दैट्स इट। ये चैप्टर आपका पूरी तरह से डन डनाडन होता है। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।